पिछले वीडियो में हमने समझा था कि 19 नंबर क्वेश्चन में कि किस प्रकार से अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है वो ये प्रादेशिक का राज्य का और एकता के वर्ड से रिलेटेड है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को शोकेस करते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के समय में क्या हुआ था कि कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था स्वराज, और वो स्वराज डिक्लेयर करने का तरीका क्या था, लेजिटिमेट था, यानी कि कानूनी रूप से कानूनी तरीके से उन्होंने लेजिटिमेसी के तरीके से उन्होंने स्वराज को अटेन करना डिक्लेयर कर दिया था और पीसफुल मीन यानी एक शांतिपूर्ण तरीका यूज करके उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया था। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कांग्रेस का उस समय का क्या था मकसद कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग पीसफुल मीन्स के जरिए ही कॉन्क्वेयर करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन पढ़िए। It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the it is absolutely true because यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ही यहाँ पर बहुत ज्यादा मेन आपका ट्रिगर पॉइंट है जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है कि गलत। इसमें क्या था, स्वराज का मेन मकसद ही क्या था कि हम जो है वो एक पीसफुल मैनर में स्वराज को अटेन करेंगे जिससे हमारा सेल्फ बाई मई या फिर रूल जो होगा वो बाय सेल्फ होगा, है ना। और जिसमें क्या होगा, अगर ये अटेन नहीं करने दिया गया तो ब्रिटेन को हम लोग किसी भी तरीका का जो जितना भी है ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी तरीका का हम लोग टैक्सेस पे नहीं करेंगे। उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था डिफरेंट कंसेप्ट में, वो भी इसी से समहाउ रिलेटेबल है। चलिए हम लोग समझते हैं इसके ऑप्शन को देख करके। इसमें यानी दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने आप में रिलेटेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पूछा गया है कि नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का कौन कौन जो है कंट्री वो नाटो के मेंबर्स में आते हैं। नाटो क्या है, एक बॉडी है नाटो जिसे बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज इंगेज हुए थे, जिससे क्या हो सके कि जितना भी आपका रशिया का इन्फ्लुएंस है उसे कम किया जा सके और रशिया के जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है उसे भी फुलफिल ना होने के लिए नाटो का ग्रुप बनाया गया था। बेसिकली यही इसका मोटो था। चलिए समझते हैं कि कौन कौन इसका मेंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्वीडन है और नॉर्थ मैसेडोनिया है। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओनली 5, ऑप्शन नंबर बी ओनली 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इन सभी में 4 ऐसा कंट्री है जो नाटो के साथ मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री जिसमें नाटो के साथ मेंबरशिप ज्वाइन नहीं है। नाउ लेट्स अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 22। द क्वेश्चन नंबर 22 स्टेट्स दैट एंडीज माउंटेन पासेस थ्रू हाउ मेनी डिफरेंट कंट्रीज। मतलब कि क्या है, एंडीज की पहाड़ियां आपने सुना होगा। एंडीज की पहाड़ियां कहाँ है? रॉकीज सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकीज के नीचे में क्या आपका आएगा, साउथ अमेरिका, यानी कि उसी में आपका क्या मिल जाएगा, एंडीज। अगर इसे एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो आपका ये नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, रॉकीज की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? रॉकीज की। यहाँ की पहाड़ियों का नाम है रॉकीज। जैसा अरावली है ना, इंडिया में अरावली की पहाड़ियां, उसी तरह रॉकीज जो है एक नंबर ऑफ चेन ऑफ द माउंटेन रेंज है जिसमें हम लोग रॉकीज के नाम से जानते हैं। उसी के अहेड में आपका बिलो ऑफ द रीजन साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ही आपको मिल जाएगी एंडीज की पहाड़ियां। एंडीज की पहाड़ियां आपका कितने राज्यों में फैली हुई है, कितने कंट्री में फैली गई, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं बोलिविया है, कोलंबिया है, पैराग्वे है, ब्राजील है, इक्वेडर है और वेनेजुएला है। हाल ही फिलहाल वेनेजुएला न्यूज में था। वेनेजुएला देखिए मेनली क्या होता है कि न्यूज में रहने वाला चीज ज्यादा आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। वेनेजुएला यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। फिर आपका बोलिविया भी होगा, पैराग्वे भी है, पैराग्वे नहीं है, ब्राजील होगा, इक्वाडोर है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, ओनली 4। द ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाँ, हालांकि ये एक्सपेक्टेबल नहीं था कि लेक भी पूछेंगे, but this is, as you know, that UPSC is unpredictable game of the elimination technique that is used in the prelims exam. So let's see 23 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट लेक के बारे में बताया गया है। लेक तंगानिका तो आप समझ सकते हैं, ये न्यूज में रहता है हमेशा। लेक तंगानिका, लेक टोनेल सेप,
और पैथोस लगून। लगून क्या होता है? लगून आपका जो है वो ओशिनोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें मैं आने वाले वीडियो में आपको लगून, डेल्टा, एस्चुरीज सभी के बारे में एक एक करके बताऊंगी। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में देखा जाए तो लेक तंगानिका, लेक टोनले सैप और पैथोस लगून में कौन कौन सा ऑप्शन आपको सही मिलेगा? इसमें है कोई नहीं, दिस इज नन, क्योंकि कोई भी जो ये तीनों में से कोई भी लेक है वो इक्वेटर से पास होकर के नहीं गुजरती। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 स्टेट्स दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। यस, उस समय न्यूज में था कि इंडिया जो है वो बन चुकी है टर्मरिक के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, तो 24 बिल्कुल सही है। मोर देन 30 वेराइटी ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। लेट्स सी, देखते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। चलिए हम लोग ऑप्शन के साथ समझते हैं इसे। ऑप्शन में यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 1 एंड 2, यानी कि 1 एंड 2 सही है, 2 एंड 3 सही है, 1 एंड 3 सही है, या फिर तीनों सही है। जैसा कि ये जो है एक कोई वेग स्टेटमेंट तो नहीं है स्टूडेंट, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि अनट्रूफुल हो सकता है। हो सकता है कि 30 वेराइटी ऑफ टर्मरिक ग्रो होती होगी इंडिया में, ऐसे तो इंडिया में डाइवर्स कल्चर के लिए फेमस है, तो ये आपका सही हो सकता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये तो आपको सदर्न इंडिया का पोर्शन के बारे में बताया गया, और हमें पता है कि इंडिया के मेजर स्पाइसेस जो है वो सदर्न इंडिया से ही होकर के आते हैं। इस तरह से हम लोग इसे भी सही मान सकते हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 यहाँ पे बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फेनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक थ्योरी है स्टूडेंट, जिसमें क्या होता है कि कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि किस किस तरह से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कॉन्टिनेंट में अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट में हम लोग देख सकते हैं, जैसे साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, एशिया है, ये सभी क्या है? कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका है, तो उसी में हम लोग को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया है कि कौन कौन सा थ्योरी को ये बेस्ट एविडेंसेस है इस चीज को प्रूव करने के लिए। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम द ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दिस फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। मतलब कि क्या है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो है अपने आप में ही बहुत वास्ट थ्योरी है। अगर मैं इसको समझाने बैठ जाऊं तो इसी में हाफ एन आवर लग जाएगा, इसलिए मैं इसे एक अलग टॉपिक के थ्रू आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में आपको यहाँ बताया गया है कि एंशिएंट रॉक जो कि ब्राजील में पाया गया है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न अफ्रीका से मैच करता है। यानी कि क्या है, जैसे कि आपने पजल वाला गेम खेला होगा, पजल वाला गेम में क्या होता है कि एक साइड का पजल आपको सेकेंड वाली पजल से मैच करना पड़ता है। अगर वो मैच हो जा रहा है तो समहाउ ये कनेक्टेड होगा फ्रॉम द अर्ली पॉइंट जब इसके फॉर्मेशन हुआ होगा। उसी की तरह से एंशिएंट रॉक जो है ब्राजील में पाया गया है, ब्राजील का लोकेशन आप जानते ही है, यानी साउथ अमेरिका वाला पोर्शन। फिर वेस्ट अफ्रीका, यानी कि अगर एक अफ्रीका का मैप बनाए तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन अगर आप यहाँ चाहे फिट करना तो ये फिट हो जाएगा, तो समहाउ ये रिलेटेबल है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड। यानी कि गोल्ड डिपॉजिट जो घाना में मिल रहा है अभी, वो ब्राजील के प्लेट्यू से डिराइव हुआ गया है जब दो कॉन्टिनेंट ने साइड बाय साइड मूवमेंट को कोकर किया। क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ sediments from India is known to have its counterpart in 6 different landmass of the southern hemisphere। यानी कि जो गोंडवाना सिस्टम है इंडिया का, वो मेजर लैंडमास सिस्टम से डिराइव किया गया है, जिसमें 6 लैंडमास सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्या ये बात सही है? तो फिर आप देखिए तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में ही कुछ ना कुछ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक टॉपिक को डिफाइन करते हैं। इस कारण से क्या होगा, ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो जाएंगे। Means the correct answer will be option number C। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे बताया गया है कि स्टेटमेंट, इसमें देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसा होता है कि आपको स्टेटमेंट यहाँ पर अभी तो 2 ही मैंने यहाँ पर आपको दिखलाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन भी आए जिसमें स्टेटमेंट 2 से ज्यादा भी है। जिसमें आपको क्या करना है कि
स्टेटमेंट 1 को रिलेट करना है स्टेटमेंट 2 से या स्टेटमेंट 3 से, इससे आपको पता चलेगा और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी कि क्या ये पार्ट जो चीज़ है वो उससे रिलेटेबल है कि नहीं। स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर एरिया, यानी कि जो भी डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में वो ज्यादा है इक्वेटर और पोलर एरिया से। तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड, यानी टेम्परेट एरिया में लेस ड्राई विंड होगा। ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजरली हमें देखते हैं कि टेम्परेट एरिया में जो है वो ड्राई विंड देखा जाता है ना, और इसमें बोला जा रहा है कि लेस है, कम है, लेकिन ड्राई विंड जैसे कि देखिए ठंडे के मौसम में अगर आपने देखा होगा तो हमारा बॉडी में क्या होता है कि मॉइस्चराइजर का कमी हो जाता है। मॉइस्चराइजर का कमी होने से क्या होता है, अगर हम एक हल्का सा अगर हम खरोच भी करें तो यहाँ पर व्हाइटनेस आपका दिखने को मिलता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर का यूज करने से क्यों करें, क्योंकि वहां पे जो हवा है उसमें मॉइस्चर कम हो चुका है, इस कारण से हमें आउटर लेयर में मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। तो इस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि कोल्ड एरिया में क्या होगा, ड्राई विंड ज्यादा होगा, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इस कारण से इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। I hope you got clear this point. If anyone have any doubt, then let me know in the comment section below. Otherwise, let's subscribe and reach for more such content. Thank you.